हमारी खास पेशकश खबर हटकर में मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया रामायण कॉन्क्लेव। देश भर से विभिन्न क्षेत्रों और विधाओं की महान विभूतियों ने लिया हिस्सा। दुनिया भर में राम नाम की गूंज पर हुई चर्चा। दिल्ली के सरकारी दफ्तर की एक कैंटीन ने बदली लोगों के खान पान की आदत। मिलेट कैंटीन के लोग बने दीवाने। एक साल में 3 गुना बढ़ी है बिक्री। कुपवाड़ा में सेना के जवान बने देवदूत। बर्फ से ढकी सड़क पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गर्भवती महिला को बचाया। कश्मीर घाटी में सेना बारिश और बर्फबारी की दुश्वारियों के बीच करती आई है आम लोगों की मदद। गुजरात में तापी नदी के तट पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। राजस्थान, महाराष्ट्र, कच्छ समेत राज्य भर से करीब 300 घोड़ों ने लगाई दौड़। भोजपुरी सिनेमा में भी समाज के ज्वलंत मुद्दे और उसके प्रभाव पर फिल्म निर्माण का कार्य हुआ तेज। आम्रपाली दुबे, रितेश पांडे, विक्रांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म दाग एगो लांछन का ट्रेलर रिलीज। और अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं परंपरा और विरासत की। भारत के पास रामायण के साथ साथ कथा साहित्य का संपन्न इतिहास है। ये प्राचीन साहित्य अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। सदियों से एक देश की कथाएं दूसरे देश में पहुंचती रही हैं। नए परिवेश में उन कथाओं का रूपांतरण भी होता रहा है। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर भारत की गहरी छाप इतिहासकारों को मिलती है। भारतीय रामायण किसी न किसी रूप में दक्षिण एशियाई देशों की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन चुकी है। इसी को देखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में देश के विभिन्न क्षेत्रों और विधाओं की महान विभूतियों ने हिस्सा लिया। सबने माना राम सबके और सबके राम। माना जाता है कि किसी धर्म और किसी संस्कृति के प्रसार में बड़ी भूमिका होती है वहां की राजसत्ता की। प्राचीन भारत में भारतीय राजाओं ने अपना साम्राज्य फैलाकर दूसरे देशों पर आधिपत्य किया, लेकिन भारतीय साहित्य का दूसरे देशों में प्रसार करना प्राचीन भारतीय शासकों की मुख्य प्राथमिकताओं में नहीं रहा, बल्कि ऐसा करने में अहम भूमिका रही उस दौर के व्यापारियों और यात्रियों की। उस सुनहरे दौर में भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच समुद्री व्यापार के अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं। दिलचस्प यह है कि कथा साहित्य के रूप में भारतीय रामायण जिन देशों में पहुंची वो वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गई। समय के साथ भारतीय रामायण में उन देशों की स्थानीय परंपराओं के तत्व जुड़ने लगे। इस तरह मूल रामायण की कई घटनाओं, कथानक और पात्रों में बदलाव आने लगा। रामायण के इसी विराट स्वरूप को समझने और समझाने के लिए अयोध्या शोध संस्थान और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें अयोध्या के हनुमत निवास पीठाधीश्वर मिथिलेश नंदिनी शरण, पद्मश्री संगीतज्ञ राजेश्वर आचार्य, पुराविद प्रोफेसर विद्या त्रिपाठी और पद्मश्री गीता चंद्रन ने भाग लिया। गीता चंद्रन ने भरतनाट्यम में राम के जन्म से लेकर राज्यरोहण तक की बात की। ये न्योता इस रामायण कॉन्क्लेव में नृत्य करने का, तो हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि रामायण जो है
वो एक कड़ी है जो पूरे भारत को जोड़ता है। और दक्षिण भारत में भी रामायण को लेके संगीत में, नृत्य में, लोक संगीत में, लोक नृत्य में, काव्य में बहुत कुछ हुआ है। तो हमने एक समावेश किया है। दुनिया भर में राम कथा के 300 से ज्यादा रूप अस्तित्व में हैं। राम कथा की विभिन्न व्याख्याएं हुई हैं। कुछ देशों में रामायण में नए अध्याय भी जोड़े गए, तो कहीं कुछ पात्र और उनकी भूमिकाएं बदली नजर आईं। कुल जमा यह कि जिस देश में भी रामायण पहुंची, वहां राम कथा को अपनी पूर्व मान्यताओं के अनुसार बदलकर अपनाया गया। हाल फिलहाल की बात करें तो मलेशिया की मलय रामायण खूब चर्चा में है। वहां इसके प्रारूप का नाम है हिकायत सेरी राम, जिसका अर्थ है श्री राम की कथा। विश्व साहित्य में मलय रामायण को धर्मनिरपेक्ष रामायण के तौर पर देखा जाता है। मलय रामायण में अल्लाह और आदम का जिक्र है। इसी के साथ उस रामायण में रावण के किरदार को ज्यादा विस्तार से दर्शाया गया। कई और देशों में भी रामायण के आश्चर्यजनक संस्करण मौजूद हैं। मसलन थाईलैंड की रामायण को राम की नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में यह रेमकर यानी राम कीर्ति है। म्यांमार में इसके 2 प्रकार हैं, एक मौखिक रामायण और एक लिखित रामायण। मौखिक को यामोजातो कहते हैं। लाओस में रामायण को फ्रा लक फ्रा राम कहा जाता है। उधर इंडोनेशिया में यह कथा काकावीन रामायण है। फिलीपींस की एक राम कथा को महाराडिया लवन नाम से जाना जाता है। ऐसे ही और भी कई देशों के उदाहरण मौजूद हैं, जहां राम कथा अलग अलग प्रारूपों में रची गई है। भारत की ही बात करें तो मान्यता अनुसार मूल लेखक महर्षि वाल्मीकि ने ही अपने समय में एक और रामायण लिखी, जिसका नाम था आनंद रामायण। जनभाषा के कारण तुलसीदास की रामचरितमानस ने इस कथा को और लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा कम्ब रामायण भी प्रसिद्ध है। इसकी रचना की थी दक्षिण भारत के चोल सम्राट कुलातुंग के साम्राज्य में प्रसिद्ध कवि रहे कम्ब ने। कम्ब की इस रचना को रामावतारम नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक जैन रामायण भी अस्तित्व में है। इसी तरह अलग अलग मान्यताओं के अनुसार राम कथाओं के और भी रूप हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में अब तक कितने भी शोध हो चुके हों, फिर भी इस महाग्रंथ पर शोध की गुंजाइश कम नहीं होती। वहीं जन जन के राम का एक बहुत बड़ा उदाहरण काशी में ही रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, जिसके चित्र इस रामायण कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी में लगाए गए थे। इस रामनगर की रामलीला पर ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने शोध कर बताया कि कैसे विश्व के कई देशों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अलग अलग रूप में जाने जाते हैं और रामनगर की रामलीला किस तरह जन जन में समाई हुई है। इसके चित्र आप वीथिकाओं में लगे हुए हैं, पार्श्व में देख सकते हैं। तो मेरा शोध यह है कि रामनगर की रामलीला का जनमानस पर उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से क्या भूमिका है। वजह यह है कि कोई ऐसी लीला नहीं 31 दिनों के अंदर जिसमें लाखों की संख्या में लोग न इकट्ठे होते हों। उस वजह को जानने क्रम में जब मैं देखा तो लीलाएं के जो प्रमाण मिले वो वैदिक काल से लेकर पौराणिक कालखंड तक हर भाषा साहित्य में मिले। इवन 523 रामायणों का जो है उल्लेख मुझे मिला, जिसमें जर्मनी में फेथफुल जॉन के नाम से सेम कहानी लक्ष्मण जी के लिए चलती है। और यही स्थिति जापान में जीजो तेन यानी जित तेन के नाम से राम सीता कहानी चलती है। यानी वैश्विक समुदाय भी इसी कहानी को अपने यहाँ एक आदर्शवाद के रूप में स्थापित करता है। रामायण कॉन्क्लेव की खूबसूरती यह रही कि स्कूली बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। किसी ने चित्र प्रतियोगिता में तो किसी ने गायन में और कुछ ने तो रामचरितमानस का पाठ किया। इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को निश्चित ही राम के जीवन के हर पहलू से परिचित कराते हैं। ओ राम सिया राम जय जय राम। जो विभूतियां यहाँ आई वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक की हैं, यानी पूरे भारत के मानस पटल पर राम ही राम है और जन जन तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि जर्मनी से जापान तक भी तो हैं किसी दूसरे रूप। डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का।
क्या आपने कोई ऐसी कैंटीन देखी है जिसका खाना स्वाद और सेहत से भरपूर हो? आज हम आपको ऐसी ही एक कैंटीन में ले चलेंगे जिसके खाने के आगे लोग अपने घर से लंच लाना छोड़ चुके हैं। ये कैंटीन है दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय की कैंटीन, जहां बीते 1 साल में 3 गुना बिक्री बढ़ गई है। और हो भी क्यों ना, यहाँ श्री अन्न से खाना जो बनता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लाइन में लगे लोग खाना बनाने और परोसने का तरीका बता रहा है कि ये कोई खास कैंटीन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया है, उसका असर स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कैंटीन में देखा जा सकता है। इस कैंटीन में श्री अन्न से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। इस कैंटीन के खाने में विविधता होती है। हर दिन श्री अन्न से बने खाने के मेन्यू में बदलाव किया जाता है। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। पर डे के हिसाब से हम अलग अलग मेन्यू बनाते हैं। उसमें रोटी होगी, जैसे मंडे को हमारा होता है जैसे बाजरे की रोटी होती है, और ट्यूसडे को हमारा होता है मिस्सी रोटी होती है, और वेंसडे को भाकरी होती है। मॉर्निंग में पुलाव में भी बाजरे का पुलाव, भागर का और ज्वार का पुलाव बनाता है। एक ये मोटा अनाज है जिससे लोगों का डाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। इस कैंटीन में बने खाने के स्वाद का असर इतना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी अब घर से खाना नहीं लाते हैं और इस कैंटीन के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। जैसे खाएं अन्न वैसे हो मन, इसलिए इसका नाम है श्री अन्न। तो हमने जो भी ये खा रहे हैं, जो जितना भी मिलेट्स का है सारा, इसमें वो खाने में स्वाद में बहुत ही टेस्टी है। रोटी में डिफरेंट वैरायटीज होती है एवरी डे, समटाइम्स रागी, समटाइम्स बाजरा और सारे टाइप के मिलेट्स। इवन ब्रेकफास्ट में भी सम ज्वार का कुछ ब्रेकफास्ट होता है, ज्वार का पोहा, वो भी बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल रेगुलर परोसा जाता है और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है जो हमें अभी मिलेट्स दिया जा रहा है। और इसमें सारे जो मिलेट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मिलेट्स, तो काफ़ी लाभदायक है सेहत के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे किसानों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। हर दिन इनके पास नई रेसिपी होती है और वाकई बहुत टेस्टी है। घर में हमारे यहाँ सत्तू और ये सब चलता है और मिलेट्स हम लोग धीरे धीरे अब ला रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ कैंटीन में भी अब मिलने लग गया है। पिछले साल खोले गए इस कैंटीन के ग्राहकों की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हमारे लंच निकलते थे 65-70 समथिंग, अब समथिंग 200 के लगभग लंच निकल रहे हैं हमारे, जब से मिलेट्स हमने जब से बढ़ाया है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। श्री अन्न से बने खाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कैंटीन में श्री अन्न की शुरुआत अच्छा भोजन अच्छा जीवन के मूल मंत्र के साथ किया गया था, जो अब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाने के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। मैंने तो अपने थाली में मिलेट्स को अपनाया है, आप भी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो लीक से हटकर खबरें आगे भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में श्री सत्य साई सेवा संगठन की महिला युवा मोर्चा के सदस्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए अनोखी पहल की। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए युवा मोर्चा की इन महिलाओं ने लोगों को बैनर बनाकर और उनसे मिलकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इनके द्वारा बनाए गए बैनरों में
धीमी गाड़ी चलाने, बिना किसी नशीले पदार्थ का सेवन किए ड्राइव करने, हेलमेट पहनकर मोटर बाइक चलाने, सीट बेल्ट लगाकर चलने जैसे सारे जरूरी सुझाव लिखे हुए थे। साथ ही इन महिलाओं ने बिना पूरी सुरक्षा के सड़क पर चलने वाले लोगों से मिलकर भी उन्हें ये बातें समझाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि सड़क सुरक्षा के नियमों को निभाकर अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। श्री सत्य साई सेवा संगठन 2025 में भगवान श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर संगठन की तरफ से कई तरह की सेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर की गई इस शानदार पहल की लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं और यातायात पुलिस के लोगों ने भी इस पहल को सराहा है। महिला युवा मोर्चा के इन सदस्यों ने आगे भी इस तरह की पहल आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। आज दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जाने माने सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी तट पर रेत से एक बेहतरीन कलाकृति बनाई है। उन्होंने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कलाकृति में हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे लिखा। दरअसल 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। इसी की वर्षगांठ के मौके पर विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर आने वाले मशहूर कार्यक्रम मन की बात को भी अपनी कलाकृति में दर्शाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की एक कलाकृति बनाकर साथ में बनी रेडियो पर लिखा गांव से शहर। रेडियो पर उन्होंने बेहतरीन रंगों से गांव और शहर का भी चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा मन की बात मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के इस मासिक रेडियो कार्यक्रम को देश भर में लोग सुनते हैं और मन की बात कार्यक्रम ने देश में रेडियो को एक बार फिर से पॉपुलर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती है ये खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बने सेना के जवान। जवानों ने बर्फ से ढकी सड़क पर पैदल चलकर गर्भवती महिला को बचाया। कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को अपने कंधों पर रखकर रेस्क्यू किया और बर्फ में 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सेना के जवानों को जैसे ही खबर मिली कि बर्फ से ढके बड़ा खेत में गर्भवती महिला को तुरंत उपचार की आवश्यकता है, वे ग्रामीणों की मदद करने के लिए भारी बर्फबारी के दौरान ही पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। गर्भवती महिला के लिए देवदूत बने सैनिक। सैनिकों ने गर्भवती महिला को कंधे पर उठाया, गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया। दरअसल एक महिला बड़ा खेत गांव में प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण अस्पताल जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी सेना के जवानों ने देवदूत बनकर महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। सेना के जवान ने महिला को 5 किलोमीटर तक बर्फ से ढकी सड़क पर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। सूमो ब्रिज के पास एक एम्बुलेंस खड़ी थी, जिससे महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक महिला और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इससे पहले 15 जनवरी को जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सेना के जवान 14 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान सड़क पर 6 फीट बर्फ जमी थी। इसके अलावा भारतीय सेना के जवानों ने 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर के बुनियार में भारी बर्फबारी से कटे एक गांव से गुलशन बेगम नामक एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया था। जानकारी के अनुसार डैगर डिवीजन के सैनिकों ने बुनियार तहसील के सुमवाली गांव से गुलशन बेगम की मदद के लिए तुरंत प्लान बनाया, जिसके बाद सेना ने महिला को 20 किलोमीटर दूर गांव से अस्पताल तक पहुंचाया। गौरतलब है कि भारतीय सेना लगातार बारिश और बर्फबारी की दुश्वारियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर
मौसम की चुनौतियों के बीच मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के कस्बे ओरूरो में ओरूरो कार्निवल की शुरुआत हुई। इस कस्बे को माइनिंग के लिए जाना जाता है। ओरूरो कार्निवल के शुभारंभ के मौके पर 5000 से ज्यादा संगीतकारों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक बोलिवियाई संगीत से कार्यक्रम की शुरुआत करके इन संगीतकारों ने लोगों का दिल जीत लिया। फेस्टिवल ऑफ बैंड्स डेल सोकावोन की सैंक्चुरी के सामने आयोजित होता है। उन्हें खदानों में काम करने वाले रक्षक के रूप में माना जाता है। इस शानदार कार्निवल को देखने दूसरे देशों से भी लोग बोलिविया आए हैं। बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस अर्से भी इस उत्सव का आनंद लेने ओरूरो पहुंचे। ये नज़ारा है दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के ऐतिहासिक माइनिंग कस्बे ओरूरो का। ओरूरो कार्निवल के इस शानदार आयोजन की शुरुआत 21वें फेस्टिवल ऑफ बैंड्स के साथ हुई। इस फेस्टिवल में 5000 संगीतकारों ने हिस्सा लिया। कार्निवल की शुरुआत पारंपरिक बोलिवियाई संगीत से हुई। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जब इन 5000 संगीतकारों ने एक साथ अपना हुनर दिखाया तो आसपास का पूरा वातावरण संगीतमय हो गया। 2 घंटे तक चले इस शो में संगीतकारों ने 4 कंडक्टर के निर्देशन में प्रस्तुति दी। यह 21वां फेस्टिवल ऑफ बैंड्स है और दुनिया में ऐसा दूसरा नहीं है। यह बैंड फेस्टिवल पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन है, ऐसा दुनिया में दूसरा नहीं है। रंगीन ओरूरो कार्निवल की जड़ें प्राचीन उत्सव ईंटों में मिलती हैं। ये उत्सव स्थानीय उरू लोगों द्वारा मनाया जाता था। 17वीं सदी में स्पेनिश लोगों ने स्थानीय रीति रिवाजों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ये उत्सव क्रिश्चियन परंपरा के साथ जुड़ गया। इस कार्निवल को देखने दूर दूर से पर्यटक भी बोलिविया आते हैं। ये गाने और ये संगीत हमारे दिलों में समा जाता है। यहाँ स्टैंड्स में आकर और इस संगीत को महसूस करना शानदार है। यह एक बेहतरीन अनुभव है। ये हमारे दिलों को भर देता है और हमें नाचने पर मजबूर कर देता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने ये संगीतकार अपने हुनर से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस अर्से भी कार्निवाल का लुत्फ लेने पहुंचे। ये कार्निवाल बोलिविया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब देख लेते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों की वजह से असल खेल दम तोड़ रहे हैं, जिनमें से एक घुड़दौड़ है।
राजा रजवाड़ों के समय में घुड़दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं को महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल कभी कभार कहीं इक्का दुक्का ऐसे आयोजन हो जाया करते हैं। इसी क्रम में सूरत जिले के मांडवी तालुका के पिपरिया गांव में घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, कच्छ समेत राज्य भर से करीब 300 घोड़ों ने इसमें भाग लिया। एक छोटा सा प्रयास है। मांडवी तालुका के पिपरिया गांव में तापी नदी के तट पर इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य भर से घुड़सवार मांडवी के पिपरिया पहुंचे। खासकर कच्छ का उड़ान नामक घोड़ा, भरूच के वाघरा से प्रताप और शिवाजी, राजस्थान के बालोतरा का कविन नामक घोड़ा आकर्षण का केंद्र बने। हमारे यहाँ पे तकरीबन 300 हॉर्सेस यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं और 5 अलग अलग राज्यों में से तकरीबन 300 जैसे हॉर्सेस आए हैं और उनके साथ उनके जो मालिक है वो पधारे हुए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पे ये रेस देखने के लिए लोग भी पधारे हुए हैं। इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में करीब 300 घोड़ों ने भाग लिया, जिनमें 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के घोड़े शामिल हैं। इस इवेंट में 2 तरह की प्रतियोगिताएं नानी रवाल और मोटी रवाल आयोजित की गईं। नानी रवाल प्रतियोगिता में घोड़े झुंड में 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं, जबकि मोटी रवाल में घोड़े 35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं। जॉकी को बस लगाम पकड़कर बिना हिले डुले घोड़े पर बैठना होता है। घोड़े के साथ साथ निर्णायक भी घोड़े की चाल और उस पर बैठे जॉकी पर नजर रखते हैं। सूरत में पहली बार आई, कच्छ में 2 बार ये विनर रह चुका है, राजस्थान में 2-3 बार विनर रह चुका है, ये छोटी उम्र में। इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम और दूसरे और तीसरे क्रम के घोड़ों के विजेताओं को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता है। साल में बमुश्किल एक बार आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता ने भारत की संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। अब भोजपुरी सिनेमा में भी समाज के ज्वलंत मुद्दे और उसके प्रभाव पर फिल्में बनने लगी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है आम्रपाली दुबे, रितेश पांडे, विक्रांत सिंह राजपूत और रक्षा गुप्ता के फिल्म दाग एगो लांछन। इस फिल्म का ट्रेलर इंटर 10 रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हो गया है। इसे देखकर आपको आयुष्मान खुराना की फिल्मों के जोनर की यादें ताज़ा हो जाएंगी। भैया फ्लावर हुआ। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।